आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप किस तरह से किसी भी डर्टी क्लॉथ को साफ कर देती है, इस पे हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, सोप होता है, सोप में दो पार्ट होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। जो हेड पार्ट होता है वो वाटर लविंग है क्योंकि वो पोलर नेचर का है। जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हेटिंग है, वो वाटर से दूर रिपेलेंट है, वो दूर भागती है। और वो इस तरह से दोनों मिलके, जैसे मान लो कोई कपड़ा है, कपड़े पे कोई ऑयल या ग्रीस का दाग लगा हुआ धब्बा है, तो उस डर्ट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, सोप के पानी में उसको डाल दिया जाएगा। तो सोप क्या करेगी, उसके चारों तरफ अपना एक चक्कर व्यूह बनाएगी, जिसको हम मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल। क्योंकि ऑयल है, ऑयल की तरफ जो टेल पार्ट है वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि हेड पार्ट है वो वाटर की तरफ रहेगा। और टेल सारी किसकी तरफ आ जाएंगी, ऑयल को चारों तरफ से कवर कर लेंगी, घेर लेंगी उसको, और एक मिसेल फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होती है मैं अभी बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो देखना भाई, सोप होती है, हम बताएंगे सोप जो बनी होती है वो हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। तो लिखेंगे सोप्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको हम टेल कहते हैं। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसको टेल कहते हैं, विद ए आयनिक एंड, या फिर चार्ज्ड एंड कह दो, चार्ज्ड एंड। और इसको कहते हैं हम हेड। इसको क्या कहते हैं हम, हेड पार्ट होता है। जो हेड पार्ट होता है वो चार्ज होता है, और जो टेल पार्ट है वो नॉन पोलर होता है, अनचार्ज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। टेल और हेड दो पार्ट होते हैं सर, ठीक है। तो देखना, जैसे सोप का फार्मूला में याद भी है, C17H35 COO- Na+, सोडियम का सॉल्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है सर, ये है। तो इसमें क्या हो गया, एक तो लंबी कार्बन की चेन होगी, 17 कार्बन की चेन होगी। देखना कैसे, 17 कार्बन बना लो, 17 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 और बना लो ऐसे, ये होगी -Na+। अब ये तो है, ये जो पार्ट है ये वाला, ये टेल पार्ट है, इतना इतना, ये क्या कहलाता है, टेल। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट है। क्या है, वाटर रिपेलेंट है, और ये वाटर को अट्रैक्ट करने वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं हम हेड पार्ट। क्या कहते हैं, हेड। और ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ठीक है सर, तो हम लिखेंगे तो लिख दें, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसमें 2 पार्ट्स हैं। सोप contain 2 parts, 1 long hydrocarbon chain, that is tail, is hydrophobic in nature, मतलब वाटर रिपेलेंट होती है, वाटर रिपेलिंग होती है, ठीक है भाई, वाटर रिपेलिंग। अदर पार्ट इज हेड, विच इज हाइड्रोफोबिक, नहीं हाइड्रोफिलिक। हेड वाटर लविंग इन नेचर। अब ये वाटर की तरफ रहना चाहेगा, जबकि टेल वाटर से दूर रहना चाहेगी। अब हम लिखेंगे, जब सोप को वाटर में ऐड किया जाता है तो ये क्या बना लेते हैं, चक्रव्यूह बनाते हैं, जिसको मिसेल कहते हैं, उसी पे बातें कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कवर हुआ।
ये पॉइंट कवर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सोप एडेड इन वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो उसको कवर करते हैं। मॉलिक्यूल्स बीइंग पोलर इन नेचर, वाटर मॉलिक्यूल खुद पोलर है इन नेचर, सराउंड द आयनिक पार्ट, आयनिक मतलब हेड पार्ट को, आयनिक पार्ट, दैट इज हेड पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल के हेड पार्ट को अपने से कवर करता है वाटर, ठीक है। बट रिपेल द हाइड्रोकार्बन चेन, दैट इज टेल, टेल को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एंड ए स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एक स्ट्रक्चर बनती, फॉर्म्ड, इज नोन एज मिशेल, इसी स्ट्रक्चर को मिशेल कहा जाता है। मिशेल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मिशेल कहा जाता है। अब मिशेल कैसे बनता है सर, बना के दिखाओ। तो देखना, जो मिशेल है वो क्या है, मान लो ये टब है जिसमें वाटर है और इसके अंदर सोप डाल दी जाएगी, वाटर है ये, ठीक है सर। और सोप मॉलिक्यूल क्या करेगा, जैसे कोई भी ऑयल का पार्ट है यहाँ, ठीक है, उसके चारों तरफ ऑयल को तो हेड पार्ट, टेल पार्ट अट्रैक्ट करता है, और वाटर को कौन सा अट्रैक्ट करता है बताओ, वाटर की तरफ तो सारे क्या हो जाएंगे, हेड, और टेल कहाँ हो जाएंगी सारी की सारी, ऑयल या ग्रीस की तरफ, ऑयल या ग्रीस की तरफ, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर को मिशेल फॉर्मेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिशेल फॉर्मेशन हो रहा है, मिशेल फॉर्मेशन। इसमें क्या है, ये जो रेड वाले हैं ना, ये रेड वाले, ये हेड पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, और जो ये ग्रीन वाली जो टेल दिखाई गई है, टेल ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर से दूर रहती है, ठीक है। और जो ये दिखा रखा है ये वाटर है, और जो बीच में पार्ट है ये ग्रीस या ऑयल है, ग्रीस और ऑयल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी धब्बा लगा होगा कपड़े पे उसके चारों तरफ एक मिशेल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है सर। ये बातें तो हमें समझ में आ गई। मिशेल ऐसे बनता है, जो वाटर की तरफ रहने वाला हेड पार्ट होता है पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। यहाँ लिख भी देते हैं, ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, जबकि ये पार्ट क्या है, पोलर है। और हमें एक कहावत पता है, डिजोल्व लाइक डिजोल्व, तो डिजोल्व लाइक डिजोल्व के बेस पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बात पता है, डिजोल्व लाइक डिजोल्व, जो जैसा होता है उसी में घुलता है, तो पोलर डिजोल्व इन पोलर, पोलर सॉल्वेंट, सो हेड पार्ट अट्रैक्ट बाय वाटर, क्योंकि वाटर भी पोलर और हेड पार्ट भी पोलर, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दें। मिशेल फॉर्मेशन तक मैंने समझाया, अब हम क्लींजिंग एक्शन को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ये तो मिशेल बन गई एक, किसी भी डर्ट के चारों तरफ मिशेल कैसे बनती है, सोप मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक कौन सा है, इन पे चर्चाएँ हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर में, तो देखिए आगे क्या होने वाला है। अब हम पूरा बातें करेंगे भाई कपड़े को साफ कैसे कर देता है, तो ये सोप का मॉलिक्यूल कपड़े में से डर्ट को बाहर कैसे निकाल देता है और कपड़ा क्लीन कैसे हो जाता है, उस पर कुछ चर्चाएं। तो देखिए ज़रा वो क्या खेल है,
खेला क्या है देखिए ज़रा, क्या खेला है। तो थोड़ा साफ़ कर दें इस बोर्ड को, उसके बाद अभी लिख रहे हैं जो डिटेल है वो पूरी। तो सोप ने क्या बना ली है, मिसेल बना ली है सर। मिसेल तक तो मेरे समझ में आ गया, मिसेल कैसे बनती है पूरा। और बताओ सर इसके बारे में अब मेरे को, मिसेल फॉर्मेशन के बारे में। देखिए मिसेल ये दिखाई दे रहा है या नहीं, मेरे को तो ये नहीं पता अभी तक, दिखाई तो दे रहा है। तो देखिए भाई, अब डर्टी क्लॉथ को अगर हम डाल दें, मैंने डर्टी क्लॉथ इस सोप मॉलिक्यूल के वाटर में डाल दिया जाए तो क्या होगा उसके साथ, तो क्या होता है देखना, लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए डर्टी क्लॉथ, व्हेन ए डर्टी क्लॉथ इज पुट in water containing soap solution, जो सोप सॉल्यूशन बना रखा हमने, सोप के जाग जो उठा रखे उसके अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा, देन हाइड्रोकार्बन चेन of the soap molecule surround oil or grease present on the surface of cloth, but head part, that is ionic part remains towards the water, and a structure form around the dirt present on the cloth, on the surface of cloth. क्लॉथ की सरफेस पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म अराउंड द डर्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉथ इज नोन एज मिशेल। इसी को तो क्या कहते हैं, मिशेल। इसको क्या कहते हैं, मिशेल। अब कपड़े को क्या किया जाएगा, एजिटेटेड किया जाएगा, उसको ऐसे रगड़ा जाएगा कपड़े को। तो रगड़ने के दौरान जो टेल पार्ट हैं वो डर्ट से चिपके हुए हैं वो उसके साथ साथ ही लेंगे और उसको बाहर निकाल के ले आएंगे और कपड़ा इस तरह से साफ हो जाएगा। और जो पानी है, जिस पानी में ये हो रहा है सारा खेल, वो डर्टी हो जाएगा और कपड़ा क्लीन हो जाएगा। यही बात हमें लिखनी है। तो देखिए यहाँ तक लिखा मिशेल फॉर्मेशन, और मिशेल फॉर्मेशन को वापस दिखाओ कैसे बनेगी मिशेल, देखना भी। ये देखो, ये कोई कपड़ा है और उसके ऊपर ये वो ऑयल या ग्रीस का कोई मार्क लगा हुआ है, ठीक है। और इसको डिप किया गया किसके अंदर, वाटर के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को डिप किया गया है। अब देखते रहना भाई क्या हो रहा है, ठीक है, देखते रहना, ध्यान से सारी बातें लिखूंगा अब मैं, और तुम्हें एग्जाम में बना के भी आना है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है, क्लींजिंग एक्शन। तो देखना भाई, ये है क्या, पहले तो ये बता दो, ये ऑयल या ग्रीस है, पार्टिकल है, ठीक है जी। और ये क्या है, यहाँ ये वाटर है, ठीक है, और ये कंटेनर है। इसके अंदर सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन है तो क्या बनने लगेगी, मिशेल फॉर्मेशन होगी सर। कैसे होगी तो देख लो, मिशेल फॉर्मेशन ऐसे होगी। ठीक है, तो मिशेल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये क्या हुआ देखना सर, ये जो रेड वाले दिखाई दे रही है तो हेड पार्ट है, ठीक है,
और जो ये ग्रीन वाली ये दिखाई दे रही है टेल पार्ट है, टेल है। टेल क्या है? नॉन पोलर है, नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है, फोबिक है, ठीक है सर। और जो हेड है वो पोलर है और हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। वाटर लविंग है, वाटर हेटिंग है, ठीक है सर। अब क्या होगा? अब ये उस कपड़े को चारों तरफ से पकड़ के रख लेगा। लिखेंगे अब हम जो बात हुई वो लिखेंगे। क्या क्या करेगा अब ये कपड़े के साथ? व्हेन द डर्टी क्लॉथ इज, लिखें व्हेन द डर्टी क्लॉथ इज agitated in the soap solution, the oil and grease particle present on the surface of cloth trapped by the मिसेल के द्वारा उसको चारों तरफ से क्या कर लिया जाता है? ट्रैप कर लिया जाता है, ट्रैप्ड बाय द मिसेल। एंड व्हेन क्लॉथ agitated then dirt, that is oil or grease, dispersed in water and water become dirty, by this all process cloth get cleaned। ठीक है भाई, ये समझ में आया? इस तरह से कपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और वो जो पानी है वो डर्टी हो जाएगा, उसके अंदर ऐसा हुआ है और ये मिसेल फॉर्मेशन होगी। अरे समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस है, ये दिखाई दे रहा है, इसको जल्दी से नोट किया जाए। सही दिखाई दे रहा है। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर मैंने कभी कभी देखा है कि हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कभी भी सोप है वो वर्क नहीं कर पाता। सोप डू नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर वाइल डिटर्जेंट वर्क इफेक्टिवली। तो ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में पूरी चर्चाएं और डिटेल बताइए सर। तो अब यही क्वेश्चन उठा देते हैं। ये मिसेल वाला पूरा और क्लींजिंग एक्शन समझ में आ गया हो तो हमें क्वेश्चन दे रहे हैं वाई सोप डू नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर, इसका जवाब देने जा रहे हैं। और डिटर्जेंट वर्क करता है, इस पे खेल खेलते हैं। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ। लिख लिया क्या सभी ने? तो देखना भाई, ये लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ और उस क्वेश्चन पे चलते हैं जिसकी बातें अभी हमें करनी है। तो देखिए ज़रा क्या क्या है। तो क्वेश्चन लिख लें, वाई सोप डू नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर, वाई सोप डू नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर, सोप हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करती। तो इसका जवाब पाने जा रहे हैं हम। देखिए तो इसको रफ कर दिया गया है। अब लिखते हैं क्वेश्चन, वाई सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, क्यों नहीं करती है। तो देखना भाई, सोप के अंदर तो जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होते हैं ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब जो हार्ड वाटर है ये है क्या, तुम्हें ये पता हो ना तो तुम इसका जवाब दे सकते हो। हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं कि वो हार्ड हो गया, बर्फ जम गई, उसकी आइस बन गई, उसको हार्ड नहीं कहते। हार्ड का मतलब होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट की इम्प्योरिटी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट की, जैसे MgCl2 CaCl2 ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी इम्प्योरिटी है। उन इम्प्योरिटी की वजह से जैसे वो सोप के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है उस दौरान वो वाइट प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाता है। इनसोल्यूबल होता है प्रेसिपिटेट वाइट, वो नीचे बैठ जाएगा, उसको स्कम कहेंगे हम।
बहुत सी बार जैसे नलके का पानी होता है, नीचे का अर्थ का जो वाटर निकलता है, नलके में से निकालते हैं, वो जैसे ही सोप लगाते हैं ना, कोई भी नहाने वाली भी, तो वो सोप अलग से बिखर जाती है, वो यूज नहीं होती पूरी बॉडी पे भी, कपड़े पे भी। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस वाटर में जो नीचे से निकाला गया उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की इंप्योरिटी है, और उस वजह से वो प्रेसिपिटेट बन के नहरे नहरे बिखर गए रहे। अरे समझ में आ रहा है? तो इससे बचने के लिए डिटर्जेंट का यूज किया जाएगा। डिटर्जेंट में व्हाइट प्रेसिपिटेट जैसी कोई चीज़ नहीं बनती और वो इफेक्टिवली काम कर देता है। कैसे, देखिए ज़रा। तो लिखेंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आंसर लिखते हैं कैल्शियम सी एंड मैग्नीशियम CM Mg, salt present in hard water when soap is added in hard water, then soap molecule react with calcium and magnesium salts and form white insoluble precipitate, white insoluble precipitate of long hydrocarbon chain fatty acid, chains fatty acid के प्रेसिपिटेट बना लेता। कैसे? वो रिएक्शन देखिए कैसे बना लेता है। एंड दिस precipitate insoluble in water are called as scums, और इनको स्कम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कम। ठीक है जी। कैसे वो रिएक्शन होती है वो देख लो। जैसे कोई सोप मॉलिक्यूल, उसका फार्मूला तुमने आज ही पढ़ा, C17H35 COO माइनस Na+, ये होता है, बिल्कुल होता है सर। इसकी रिएक्शन इनमें से किसी एक के साथ करवा दो, जैसे MgCl2 के साथ होगी, क्योंकि हार्ड वाटर में तो MgCl2 है, ये सोप का मॉलिक्यूल है, और ये रिएक्शन करते ही क्या बना लेगा पता है सर? प्रेसिपिटेट बनाएगा। और वो क्या बनाएगा देखना, Na+ और Cl, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि 2 Na हो जाएंगे, 2 Cl है, NaCl तो बाहर निकल जाएगा, और जो ये मॉलिक्यूल बचा है ये Mg के साथ रिएक्ट कर देगा। क्या बना लेगा देखना, C17H35 COO ट्वाइस Mg प्लस में 2 NaCl, और ये बैलेंस होगी, अगर यहाँ 2 लिख दिया तो बैलेंस है। ठीक है सर। और ये वाली चीज़ है ना, ये है वो, ये है वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्रेसिपिटेट, और ये इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल है, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्कम। क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ सर, ये आ गई। ये नीचे बैठ जाएगा, ये अब इसमें सोल्यूबल ही नहीं है, तो कैसे क्लीनिंग करेगा ये? ठीक है सर। एक और, अगर इसकी जगह CaCl2 होता, कैल्शियम की इम्प्योरिटी होती, तो देख लो फिर, C17H35 COO माइनस Na+, प्लस में CaCl2 होता, CaCl2 होता तो बस Mg की जगह क्या जाता? C17H35 COO माइनस ट्वाइस, और Mg की जगह क्या जाता? कैल्शियम, बस, प्लस में 2 NaCl। ये फिर वही बात लिख देंगे। ये क्या है? स्कम है, इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है? इनसोल्यूबल वाइट PPT, इनसोल्यूबल वाइट PPT। ये नीचे बैठ जाएगा वाटर के अंदर, सोल्यूबल रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से सोप यूज नहीं कर पाएंगे हम हार्ड वाटर के अंदर, वो क्लीनिंग एक्शन नहीं देगी अपना, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। और ये जो लंबी चेन है ये फैटी एसिड की चेन है। क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट, सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का सोल्ट बन गया ये। ठीक है भाई, ऐसा लिख सकते हैं, सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि मैंने वहाँ लिख दिया था।
लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है भाई, इस तरह से ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया। क्यों वर्क नहीं कर पाती हार्ड वाटर में? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी मिलती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी के साथ ये जो सोप का मॉलिक्यूल ये रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देता है, नीचे बैठ जाता है, स्कम बन जाता है, और इस तरह से वो रिएक्ट पूरी तरह सोल्यूबल ही नहीं होता, तो इस वजह से वो काम ही नहीं कर पाता। पर इन केस ऑफ डिटर्जेंट, हार्डनेस ऑफ वाटर, कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी हो तो भी वो इनके साथ क्या नहीं बनाता रे, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, और पूरी तरह इफेक्टिवली वर्क करता है और कपड़े को क्लीन करता है। इसीलिए चॉइस दी जाए सोप और डिटर्जेंट में से किसको यूज करें हार्ड वाटर के अंदर, तो कहा जाएगा डिटर्जेंट को यूज करना चाहिए, न कि सोप को, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट ही नहीं बनाता डिटर्जेंट, और अच्छी तरह से कपड़े को क्लीन कर देता है। तो लिख देते हैं ये लाइन भी, पहले इसको नोट कर लिया तो रफ कर देते हैं, जल्दी से करो नोट। तो वो लाइन लिख देते हैं डिटर्जेंट वाली, लिख लिया भाई सभी ने? तो देखो डिटर्जेंट वाली लाइन क्या है, देखिए जरा। तो डिटर्जेंट को इफेक्टिवली वर्क में ले सकते हैं हार्ड वाटर के अंदर भी, क्योंकि उसकी किसी प्रकार का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता, और सोप अपनी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो लिख देंगे ये सारी लाइन लास्ट में। बट इन केस ऑफ डिटर्जेंट, बट इन केस ऑफ डिटर्जेंट, but in case of detergent, the hardness of water, the hardness of water due to calcium and magnesium salts, soap, अब सोप के बारे में लिखता हूँ, सोप react with calcium and magnesium salts and form white PPT, लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्रेसिपिटेट, और वाइट प्रेसिपिटेट बना लेती है। दिस reduces the effectiveness of soap in hard water. This is the effectiveness of soap in hard water. But detergent, while detergent work effectively in hard water, because detergent do not form precipitate in the hard water, salts। हार्ड वाटर सॉल्ट्स के साथ क्या नहीं बनाता, वो अपना वो नहीं बनाता, क्या नहीं बनाता रे, प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। इंस्टेड दे कैन स्टिल इफेक्टिवली लेदर, झाग उठाता है इफेक्टिवली, लेदर एंड क्लीन making them a better choice for washing clothes in hard water। इसलिए इसको बढ़िया चॉइस माना जाता है हार्ड वाटर में कपड़े धोने के लिए। डिटर्जेंट कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, सीधी सी बात है, जबकि सोप प्रेसिपिटेट बना देती। सोप के स्कम बनते, डिटर्जेंट के स्कम नहीं बनते, इसलिए डिटर्जेंट इफेक्टिव है, सोप नहीं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या है?
एलोट्रोप का मतलब होता है एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म का पाया जाना, अलग अलग तरीके से एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसको एलोट्रोप कहा जाता है। जैसे कि कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप होते हैं, कार्बन अपनी अलग अलग फॉर्म में 3 फॉर्म में रहता है, जैसे कि ग्रेफाइट, फुलरिन और डायमंड। तो 3 एलोट्रोप हो गए कार्बन के एलोट्रोप, 3 डिफरेंट फॉर्म में, एक एलिमेंट कार्बन से ही बने सारे के सारे, तो उनको एलोट्रोप ऑफ कार्बन कहा जाएगा। सबसे पहले हम डायमंड की बात करेंगे, फिर ग्रेफाइट की, फिर फुलरिन की। तो देखिए हम एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग है एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। हेडिंग क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहली बात आई एलोट्रोप क्या होता है सर? एलोट्रोप होता है वेरियस फिजिकल फॉर्म, लिख लेंगे द वेरियस फिजिकल फॉर्म in which an element can exist, एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के वो एलोट्रोप कहलाएंगे। जैसे बात करते हैं कार्बन के एलोट्रोप के, तो 3 एलोट्रोप है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो अब बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला एलोट्रोप है डायमंड, सेकंड है ग्रेफाइट और थर्ड है फुलरिन। ठीक है, तो इनमें से एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायमंड की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डायमंड की। तो अब आ रहा है हमारे सामने डायमंड। तो हम जो बातें करने जा रहे हैं वो डायमंड के बारे में करेंगे, सारी की सारी। डायमंड को पढ़ने जा रहे हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर का। सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे? हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। जितने भी आज तक नोन है उनमें नेचुरल हार्डेस्ट यही है। दूसरी बात करेंगे, ब्रिलियंस होती है, बहुत ज़्यादा चमक होती है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ये सारी बातें लिखने जा रहे हैं। तो लिखेंगे कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, बहुत ज़्यादा चमक है इसके अंदर, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। हाई मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस मिलता है। नेक्स्ट है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता। डू नॉट कंडक्ट, इंपॉर्टेंट है ये, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता चलने के लिए, तो कहाँ से इसमें कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है। 5 पॉइंट हो गए। 6th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 6th पॉइंट, डायमंड के ही चल रहे हैं भैया, ये सारे किसकी प्रॉपर्टी चल रही है? डायमंड की। नेक्स्ट लिखें ईच कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, नो वैलेंसी फ्री, कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है। 7th पॉइंट लिखें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क, जाल बना लेता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। 3D स्ट्रक्चर कह लो, या तो 3D स्ट्रक्चर, एक ही बात है। कैसे बनाता है देखना, इधर एक कार्बन है, जैसे इसके आगे इधर कार्बन जुड़ते जाएंगे, इधर अब 3 कार्बन जुड़ गए, अब इन 3 से आगे 3 जुड़ जाएंगे, फिर आगे 3 जुड़ते जाएंगे, कोई भी कार्बन हर एक 3 से जुड़ता ही चला जाएगा। अब ये है तो ये इधर आगे, ये है तो ये आगे इधर,
ऐसे चलता ही जाएगा, जाल फैल जाएगा, पूरा नेटवर्क बन जाएगा 3D। ठीक है सर। और 4 कार्बन आपस में जुड़े उस ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ ईच कार्बन। सर ये टेट्राहेड्रल क्या होता है थोड़ा बताओगे? हाँ देख लो, ये जैसे 4 मार्कर हैं, ये 4 मार्कर नज़र आ रहे हैं सभी को। तो ये जो ज्योमेट्री है ना, ये तुम्हारे सामने जो बनी हुई है, इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। इसको ये देखो टेट्राहेड्रल, ये झोपड़ी बनेगी, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और 4। तो 4 हैं भुजाएं जिसकी उसको टेट्राहेड्रल, कार्बन 4 नहीं है, भुजाएं 4, ये हर जगह से एक जैसा दिखाई देता है, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ऐसे ही जुड़े होते हैं, यहाँ कार्बन है, अब इससे आगे ऐसे जुड़ जाएंगे, इससे आगे जुड़ जाएंगे, ऐसे फैलता चला जाएगा। ठीक है, इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। इसकी सर बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा, हार्ड होता है ना, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिजिड स्ट्रक्चर होती है बहुत ज़्यादा, रिजिड स्ट्रक्चर। क्यों सर रिजिड स्ट्रक्चर? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, इसलिए ये रिजिड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। और इसका यूज किया जाता है ग्लास की कटिंग में या ड्रिलिंग करने में, पहाड़ पत्थर है उनको ड्रिल करने में इसका यूज किया जाता है, ग्लास को कट करने में इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ये लिखें, इट इज यूज्ड इन कटिंग ऑफ ग्लास एंड ड्रिलिंग रॉक्स, पत्थरों को पहाड़ों को तोड़ने में भी किया जाता है। 12 पॉइंट पे आगे, इसकी ज्वेलरी बनती है, सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में, आभूषण में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है, इफेक्टिव लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, इसीलिए इसमें चमक ज़्यादा लगती है, तो ये ज्वेलरी में यूज होता है। तो लिखें, दे आर, डायमंड्स के लिए, यूज्ड टू मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज ऑफ great ability of reflection and refraction। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बहुत तगड़ी एबिलिटी होती है इसके अंदर, लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, रिफ्रैक्ट भी कर सकता है। ये तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा, ऑप्टिक्स से पढ़ाऊंगा, तब रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्रैक्शन क्या था। 13 जो पॉइंट है वो कह रहा है TIR होता है इसके अंदर, TIR, ये क्या होता है सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार लाइट इंटर करेगी ना अंदर, तो अंदर ही अंदर टकराती रहेगी। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझाओ सर कैसे? जैसे मान ले ये डायमंड है तेरे पास, ये डायमंड है, और इसके अंदर ये लाइट इंटर कर गई, ये लाइट आ गई, यहाँ टकराई, फिर 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 कहीं यहाँ टकराई, ऐसे अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, वो बाहर आए ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्ट होती रहे अंदर ही अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? TIR, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, 14th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 14th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेंगलिंग वैलेंसी होती है। क्या होती है? डेंगलिंग। ये क्या होता है सर? होता है भाई, बताता हूँ। डेंगलिंग वैलेंसी, डेंगलिंग वैलेंसी का मतलब होता है फ्री वैलेंसी आउटसाइड ऑफ डायमंड। ये मतलब आउटसाइड ऑफ डायमंड का मतलब सर, देखो जब डायमंड को जो रिकट करता है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए रखता है, जैसे बाहर से कट करेगा तो बाहर की वैलेंसी तो फ्री रहेगी ना, जो फ्री वैलेंसी रह जाती है उसी को डेंगलिंग वैलेंसी कहते हैं। और जो फ्री वैलेंसी बाहर से जहाँ से कट करके उसकी शेप, जैसे यहाँ वाला कार्बन है वो तो अब बाहर तो फ्री है ना, ये वैलेंसी यहाँ वाली तो फ्री वैलेंसी है ना, इस फ्री वैलेंसी को क्या कहते हैं? फ्री वैलेंसी, इसी को कहते हैं डेंगलिंग वैलेंसी। और जो इसके अंदर ये लाइट टकरा रही इसको TIR कहते हैं। ठीक है, डेंगलिंग वैलेंसी। तो इस डेंगलिंग वैलेंसी की वजह से वो कॉन्टामिनेटेड होगा, धूल कण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट द डायमंड contaminated ड्यू टू डेंगलिंग वैलेंसी। इस डेंगलिंग वैलेंसी की वजह से कॉन्टामिनेटेड बिकॉज अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल
ये डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दिखाई दे रहा है कि मैं ये देख लूँ एक बार, दिखाई दे रहा है, सही चल रहा है। तो ये डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। फ्री वैलेंसी वो अट्रैक्ट करती है डस्ट पार्टिकल को। और प्योर डायमंड को पहचानने की सबसे अच्छा तरीका ही ये है, वो डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्योर होगा तो सही, अगर वो कार्बन का कंपाउंड है तो। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट है। कितने पॉइंट हो गए भाई? 14 पॉइंट हो गए डायमंड के बारे में। और देखो डायमंड के पॉइंट 14 के बाद 15th पॉइंट पे आगे सर। 15th पॉइंट देखो, ये सर्जरी में यूज होता है, यूज्ड बाय आई सर्जन। आई जो सर्जन होता है ना, एज ए टूल टू रिमूव कैटेरैक्ट फ्रॉम आई। आइज में कैटेरैक्ट नाम की एक डिजीज है, उसको ठीक करने में सर्जन इसका यूज करते हैं, रिमूव करने के लिए कैटेरैक्ट को। ठीक है सर। 16th पॉइंट बताओ, ये अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। मैकेनिकली, देखना शब्द पे ध्यान दें, मैकेनिकली अनआइसोट्रोपिक। पहले तो मैकेनिकली समझो, मैकेनिकली का मतलब फोर्स लगाने पे। जो डायमंड होता है ना, उसमें 2 तरह के प्लेन होते हैं, 2 टाइप ऑफ प्लेन्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्लेन। एक को कहते हैं हम हार्ड प्लेन, और एक को कहते हैं सॉफ्ट प्लेन। क्या कहते हैं? सॉफ्ट प्लेन। अब सर, जो जोहरी होता है ना, सही, जो जोहरी को, हीरे की पहचान जोहरी को होती है और किसी को नहीं होती है। क्यों कहावत बोली गई पता है? क्योंकि जोहरी है, उसको ये पता है, जो कटर लगा के डायमंड की कटिंग करता है ना, उस दौरान फोर्स लगाया जाता है, मैकेनिकल फोर्स लगता है, तो उस दौरान उसको पता है इसमें 2 तरह की नेचर है, कहीं से ये हार्ड और कहीं से ये सॉफ्ट है। तो हार्ड पे अगर उसने कटर लगा दिया तो कटर ही टूट के 2 टुकड़े हो जाएगा, पर अगर सॉफ्ट पे कट करेगा ना, सॉफ्ट प्लेन पे, तो डायमंड कटिंग होती अच्छी चली जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि डायमंड की, हीरे की पहचान सिर्फ जोहरी को ही होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट प्लेन को पहचान सकता है और वहीं से कटर से कट करता है। और इसीलिए अनआइसो मतलब डिफरेंट टाइप ट्रोपी है, नेचर है, डिफरेंट नेचर है मैकेनिकली फोर्स लगने पे, क्योंकि इसमें 2 तरह के। अनआइसोट्रोपी का मतलब है डिफरेंट बिहेवियर। क्या है? डिफरेंट बिहेवियर है इसका, मैकेनिकली फोर्स लगाने के बेस पे। कहीं हार्ड है, कहीं सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट पे कट लगाओगे तो अच्छे से कटिंग होगी डायमंड की, नहीं तो नहीं होगी। 17 पॉइंट क्या कहता है? आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक, अब आइसोट्रोपिक का मतलब समझ गए? सेम बिहेवियर। सर अब सेम अनआइसोट्रोपिक था मैकेनिकली, तो आइसोट्रोपिक कैसे? आइसोट्रोपिक इन नेचर ऑप्टिकली। सर ऑप्टिकली मतलब देखो, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट अगर इसमें इंटर कर गई ना एक बार, तो हर जगह टीआईआर करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं टीआईआर कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा, हर जगह एक जैसा नेचर बिहेव करती है। लाइट अगर इंटर करेगी तो हर जगह टीआईआर करती है, ऐसे टकराती रहेगी, ऐसे, तो वो हर जगह से एक जैसा नेचर दे रही लाइट के लिए। ऑप्टिकली मतलब है फॉर लाइट के लिए इसका बिहेवियर क्या है? सेम। ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं, ऑप्टिकली। ठीक है, तो लाइट के लिए इसका बिहेवियर सेम है, तो आइसोट्रोपिक है लाइट के लिए, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा है? टीआईआर। वो डायग्राम से मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 18th पॉइंट लिखें ये भी। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय अप्लाइंग very high pressure and high temperature। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे डायमंड को बनाया जा सकता है। सिंथेसिस बाय अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑन प्योर कार्बन। ये तो लिखो प्योर कार्बन। जो प्योर कार्बन है ना, उसको अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, कितना ज़्यादा हाई प्रेशर? 50,000 पास्कल प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर और बहुत ही ज़्यादा हज़ारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाए तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगी वो कार्बन। तो इस तरीके से जापान में इसकी डायमंड की पूरी
सिटी बना रखी है उन्होंने, डायमंड बनाने के तरीके ढूंढ रखे हैं, हाई प्रेशर की रेट, बहुत ज़्यादा महंगा खर्चीला प्रोसेस। तो डायमंड है भी तो महंगा यार, और नेचुरल डायमंड से महंगा कुछ नहीं, क्योंकि वो जो पहाड़ी एरिया में मिलता है, पहाड़ का जो प्रेशर होता है कितना ज़्यादा वेट होता है, उस प्रेशर के नीचे क्रशिंग कार्बन दबता है, और उस वजह से जो डायमंड नेचुरल बनता है वो तो नेचुरली है, प्रकृति बना के देती है, वो बहुत महंगा है। ठीक है, तो ये डायमंड की सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें पढ़ाई, और डायमंड टॉपिक यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब बात आती है ग्रेफाइट की, इसको जल्दी नोट करो, फिर लिखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। लिख लिया डायमंड के बारे में, तो इसको रफ कर देते हैं और आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में। तो देखिए ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस है सर। और प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर का होता है, जो कैरम बोर्ड के ऊपर, कैरम बोर्ड वाला तो अलग हो गया रे, वो तो बोरोन होता है। देखिए क्या हो गया, अब ये स्लिपरी नेचर का है, स्लिपरी जैसे चिकना होता है बहुत ज़्यादा। ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है, लुब्रिकेंट में, हैवी मशीनरी होती है, वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है सर। और जो पेल्सिन की लेड होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, जो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है सर। और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री बना के रहता है सर, हेक्सागोनल रिंग्स आपस में चिपकती रहती हैं और स्लिप करती हैं एक दूसरी लेयर के ऊपर, जैसे बनता है सर ग्रेफाइट। ग्रेस ब्लैक कलर अपीयरेंस देता है सर, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सहन करने की एबिलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, ग्रेफाइट की, और अब हम इनको लिखने जा रहे हैं। तो देखिए भाई ग्रेफाइट की सारी प्रॉपर्टी और इसकी स्ट्रक्चर, पहले किसके बारे में लिखते हैं, ग्रेफाइट, फिर लिखेंगे फुलरिन के बारे में। ठीक है, तो ग्रेफाइट की बातें हो रही हैं, करें स्टार्ट। तो देखिए भाई ग्रेफाइट के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल दी जाए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। तो देखो ग्रेफाइट के बारे में पहला पॉइंट है, इट इज ए ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस। पहला, इट इज ए ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस। तुमने देखा भी पेंसिल के अंदर जो लेड होता है उसको देखना, वो ग्रेस ब्लैक कलर का ही नजर आएगा। ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी नेचर का होता है, ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी होता है। ठीक है सर, चिकना होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि वो तो बैड था डायमंड, तो ये गुड है। क्यों ऐसा क्या कर दिया इसने, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं। ये दिखाई तो दे रहा होगा रे, कभी ये दिखाई ना दे रहा हो, सही दिखाई दे रहा है। हेक्सागोनल्स रिंग्स होती हैं इसके अंदर, हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर वन अबोव द अदर, एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहती हैं लेयर्स। ठीक है सर, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर है कैसी, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देख लीजिए। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर वो ऐसी है, ये हेक्सागोनल रिंग है, हाँ सर ये है हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल बताया 6 कार्बन की, और ऐसे जुड़ी होती हैं आपस में। ये हो गया एक लेयर, ऐसे पड़ी है, और दूसरी लेयर नीचे आएगी, दूसरी लेयर मान लो यहाँ है। ऐसे, और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करती रहती हैं, स्लिप करती रहती हैं, हेक्सागोनल लेयर्स, स्लिपरी नेचर इसी वजह से है इसकी। और एक बात देखना,
हर एक कार्बन, कोई भी कार्बन पकड़ लो, जैसे ये कार्बन पकड़ लिया हमने, बीच का कोई भी कार्बन, तो इससे 3 ही बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड बना रखे तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। यहाँ भी 3 बॉन्ड बना रखे तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। यहाँ भी 3 बॉन्ड बना रखे तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। और ये फिर इलेक्ट्रॉन इसमें भागेंगे, और भागेंगे उसकी वजह से क्या होगी, ये कंडक्टर होगी, करंट पास करेगी। अरे समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, समझ में आया भाई सभी को, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं 7th, ये क्या है, ये बड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन लेयर्स, इन लेयर्स में घूमता रहता है, और इसी की वजह से ये कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है एक, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस यूज्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर इन हैवी मशीनरी, हैवी मशीनरीज के अंदर इसका यूज है, हैवी मशीनरी होती है उनके अंदर इसका यूज होता है। अरे समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जैसे थर्मल प्लांट है, थर्मल प्लांट में जो मशीनें होती हैं उनको रोटेट करने के लिए ग्रीस या ऑयल यूज़ नहीं किया जाता उनके बैरिंग्स के अंदर, उनमें क्या यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट को पीस के उसके बारीक चूर्ण पाउडर बना के उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। अगर वहाँ पर किसी ने ग्रीस या ऑयल का यूज़ किया तो वो तो आग ही पकड़ लेगा, धमाके हो जाएंगे वहाँ, इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, पीस कर उसको बिल्कुल बारीक चूर्ण बना के उसका। ठीक है सर। और used in making pencil lead, पेंसिल के लेड बनाने में यूज होता है। 9th पॉइंट, यूज्ड इन मेकिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, यूज्ड इन मेकिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल्स के अंदर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये तो लिख ही देते हैं, जो हर, ये 10th पॉइंट कर देते हैं, ईच कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म 3 बॉन्ड, 1 वैलेंसी रिमेन फ्री, वैलेंसी रिमेन्स फ्री, एक वैलेंसी फ्री रहती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करता है, उसी वजह से ये क्या आता है, कंडक्टर होता है। उसमें 4 बॉन्ड बने हुए थे, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये कंडक्टर इसीलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और वहाँ वो इंसुलेटर इसीलिए था क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था डायमंड में। अरे समझ में आ गया। तो इस तरह से ग्रेफाइट भी होता है कंप्लीट। और अब बात कर लेते हैं किसकी, फुलरीन की। फुलरीन के बारे में भी लिख ही देता हूँ, अभी इसको रफ कर देते हैं यहाँ, और यहाँ फुलरीन की बातें कर लेते हैं। यहाँ डायमंड का लिखा हुआ ये पॉइंट रफ कर देता हूँ, और ये जब तक ये नोट कर लो भाई, ग्रेफाइट पूरा कंप्लीट। अब बात करते हैं किसकी, फुलरीन। फुलरीन क्या होता है सर, 60 कार्बन की एक फुटबॉल लाइक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है, उसको फुलरीन कहते हैं। ये भी एक एलोट्रोप है, किसका, कार्बन का ही एलोट्रोप है। ये 60 कार्बन की एक स्ट्रक्चर है, इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल दो रिंग होती है। हेक्सागोनल 20 रिंग्स होती हैं और पेंटागोनल 12 रिंग्स होती हैं, और आपस में जुड़कर एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम फुलरीन कहते हैं। और इसको जो डिजाइन किया था वो बकमिनिस्टर फुलर नाम के साइंटिस्ट ने किया, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा फुलरीन। बकमिनिस्टर फुलर ने इसको खोजा, इसीलिए फुलरीन नाम पड़ गया इसका। अरे समझ में आया। और ये भी है जो लुब्रिकेंट यूज होता है, सुपर कंडक्टर में यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। तो लिख देते हैं सारी बातें इसकी भी, फुलरीन। तो हेडिंग डाल लीजिए ग्रेफाइट के बाद क्या, फुलरीन। तो लिखेंगे भाई 60 कार्बन, क्या है फर्स्ट पॉइंट, 60 कार्बन ज्वाइंट कार्बन एटम्स joint to form a spherical football like structure, spherical structure like a football, ठीक है। एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। इसको डिजाइन किया था बकमिनिस्टर फुलर ने, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा, क्या बताओ, डिजाइंड बाय
मिनिस्टर फुलर, सो नेम्ड एज फुलरिन। इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों तरह की रिंग मिलती हैं। तो हेक्सागोनल कितनी होती हैं? 20। फुलरिन फॉर्म बाय टू टाइप्स ऑफ रिंग्स, हेक्सागोनल ब्रैकेट में लिख देता हूँ 20 एंड पेंटागोनल 12। 12 पेंटागोनल होती है और 20 हेक्सागोनल रिंग होती है, उनकी हेल्प से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है सर। इसका यूज कहाँ होता है? यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, चिकनाई प्रोवाइड करता है कोई मशीनरी वगैरह वगैरह में। 5th पॉइंट, यूज्ड इन कंडक्टर्स। एक और है यूज्ड इन सुपर कंडक्टर। ये तो बाद में बताएंगे सुपर कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, पर फिलहाल इनमें ये यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर जैसे रिमोट में नहीं होता, वायरलेस कनेक्शन में यूज़ होते हैं, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। सुपर कंडक्टर तो ऐसा है अभी तक खास डिस्कवरी नहीं। सुपर कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें रेजिस्टेंस ही ना हो। ठीक है, पर इनमें ये को बढ़ाने में फुलरिन का यूज होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें तो कैसी होती होगी, थोड़ा सा देख लें, वैसे डिटेल नहीं है, दे रहा हमने पूरी, वो NCERT में देख लेना, छपी हुई है। ऐसे हेक्सागोनल रिंग है और हेक्सागोनल के साथ कुछ पेंटागोनल रिंग है। हेक्सागोनल के साथ कुछ क्या है? पेंटागोनल रिंग। पेंटागोनल जैसे ये रही, ये पेंटागोनल है। ठीक है भाई, ये पेंटागोनल होगी, फिर हेक्सागोनल होगी, ऐसे कहीं पेंटागोनल कहीं हेक्सागोनल, ऐसे रिंग जुड़ती चली जाएंगी और क्या बना लेंगी? एक बहुत बड़ी ज्योमेट्री, फुटबॉल जैसी। और इसी को हम क्या कहते हैं? बोलो, फुलरिन। क्या कहते हैं? फुलरिन। ऐसे बनता चला जाएगा और ऐसे इसको घुमा देना चारों तरफ, क्या बन जाएगी? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या कहते हैं? फुलरिन। यहीं पे एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंप्लीट होते हैं। हमने डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन को पूरा डिटेल में पढ़ लिया, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किए जाएंगे। ठीक है भाई, पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।